दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक 19 साल की लड़की, कॉलेज की स्टूडेंट, अपने भविष्य के सपने संजोए हुए और एक सुबह अखबार की हेडलाइन आती है कि आतंकी मुठभेड़ में ढेर, मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश नाकाम। पूरा देश उस बहादुर पुलिस टीम की तारीफ करता है। लेकिन 10 साल बाद जांच एजेंसी खुद अदालत में कहती है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, ठंडे दिमाग से रची गई हत्या थी। ये कहानी है इशरत जहां की। 2004 में गुजरात पुलिस के हाथों मारी गई एक लड़की, जिसका मामला आज भी भारत की सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। अब दूसरी तरफ की एक तस्वीर देखते हैं दोस्तों। दिसंबर 2019, हैदराबाद में 4 आरोपी, जिन पर एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप था, पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और उसी दिन देश के कोने कोने से लोग पुलिस पर फूल बरसाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जय हो के नारे लगाते हैं। एक ही देश है, एक ही पुलिस व्यवस्था है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग दो प्रतिक्रियाएं। एक तरफ इंसाफ का जश्न हो रहा है, तो दूसरी तरफ कानून की हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। दोस्तों, दो कौड़ी के ज्ञान पर आज हम भारत में हो रहे एनकाउंटर यानी मुठभेड़ों की पूरी सच्चाई खंगालेंगे। कानून क्या कहता है, आंकड़े क्या बताते हैं, और जनता इसे लेकर इतनी बंटी हुई क्यों है, बिना किसी एक पक्ष का झंडा उठाए, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एनकाउंटर होता क्या है और कानून क्या कहता है इस बारे में। एनकाउंटर का मतलब होता है कि जब पुलिस कोई अपराधी का पीछा कर रहा है या गिरफ्तार कर चुका है और उस दौरान गोलीबारी हो गई, मतलब अपराधी ने गोली चला दिया, तो उस कार्रवाई में पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाती है और जो सामने वाला अपराधी है वो उसको अगर हाथ पैर में लगा तो जिंदा भी बच सकता है, अगर कहीं नाजुक जगह में लगा तो वो मर भी सकता है। और इस प्रोसेस को एनकाउंटर कहा जाता है। अब यहीं से सवाल शुरू होता है, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, उसके तहत हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। कानून के मुताबिक किसी को दोषी सिर्फ अदालत साबित कर सकती है, पुलिस नहीं। तो फिर पुलिस किसी को ऑन द स्पॉट सजा कैसे दे सकती है? अच्छा हाँ, संविधान के अनुच्छेद 21 से याद आया कि हम लोग एक संविधान का सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर आखिरी अनुच्छेद तक धीरे धीरे करके चलेंगे, समझेंगे इसका क्या वाकई अर्थ है और उस पर पूरे डिटेल में चर्चा किया जाएगा। चलते आगे। अब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए 1990 के दशक में मुंबई पुलिस के 99 एनकाउंटरों की सत्यता की चुनौती देते हुए मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 16 सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें प्रमुख बातें क्या क्या थी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कि हर एनकाउंटर के बाद तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि CID से जांच करानी होगी, हर मामले की सूचना तुरंत मानवाधिकार आयोग यानी NHRC को देनी होगी, मृतक के परिवार को मुआवजा भी देने का प्रावधान बनाना होगा, और अगर दोषी पाए गए तो पुलिसकर्मी को सस्पेंड और सजा भी दी जानी चाहिए। और सबसे अहम, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को कोई वीरता पुरस्कार फौरन नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच पूरी ना हो। दोस्तों, कानून की नज़र में एनकाउंटर कोई छूट नहीं है, हर मौत की जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर ये नियम वाकई लागू होते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने एनकाउंटर को लेकर जनता की राय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दिसंबर 2019, हैदराबाद में एक 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसका शव जलाने का कोशिश किया गया था, जला ही दिया गया था। 4 आरोपियों को तब गिरफ्तार किया गया। 6 दिन बाद पुलिस के मुताबिक जब आरोपियों को घटनास्थल के पुनर्निर्माण के लिए ले जाया गया तो उन्होंने पुलिस के हथियार छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए। इस देश ने इस मुठभेड़ का
पूरा पूरा स्वागत किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 3 सदस्यीय जांच आयोग बिठा दिया। आयोग की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई, जैसे कि पुलिस ने मृतक डॉक्टर के परिवार को उन सामानों की पहचान के लिए कभी नहीं बुलाया जो कथित तौर पर घटनास्थल से बरामद हुए थे। यानी जांच में कई प्रक्रियागत खामियां उजागर हुई थी, जिन पर भी सवाल उठे। हालांकि इस मामले में अंतिम आपराधिक नतीजा अब भी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही है, और भारत में कानून का प्रक्रिया कितना लंबे समय तक चलता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक यह भी वजह है एनकाउंटर के मामलों के बढ़ने का। अच्छा, अगला मामला देखते हैं जुलाई 2020 का, जब कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने अपने गुर्गों के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की हुई थी, 6 दिन फरार रहने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेंडर किया था। उसे कानपुर वापस लाया जा रहा था और दावा किया गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा और उसी क्रम में मारा गया। अब दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले उसके 5 साथी भी अलग अलग एनकाउंटर में ही मारे जा चुके थे। दोनों मामलों में एक जैसा ही पैटर्न दिखा, जनता का भारी समर्थन, सोशल मीडिया पर जश्न और साथ ही मानवाधिकार संगठनों की तरफ से सवाल। दोस्तों, यहीं से एक गहरी बहस शुरू होती है कि क्या जब अपराध इतना जघन्य हो तो जनता को इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए वाला रुख जायज है, या फिर एक बार अगर हम इसे स्वीकार कर ले तो कल को इसी रास्ते का इस्तेमाल बेगुनाहों को फंसाने के लिए भी तो हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, उन मामलों की जहां जांच एजेंसियों ने खुद माना कि एनकाउंटर फर्जी थे। 15 जून 2004 में अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इनमें से एक नाम था 19 वर्ष की इशरत जहां का। मामला इतना संवेदनशील था कि जांच गुजरात हाईकोर्ट से होते हुए सीबीआई तक पहुंच गई। 2011 में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि ये एनकाउंटर असली नहीं था। 2013 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ लिखा कि ये ठंडे दिमाग से रचा गया एक फर्जी एनकाउंटर था और 20 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। हालांकि दोस्तों देखिए, यहाँ ईमानदारी से यह भी बताना जरूरी है कि 2019 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने आखिरी बचे हुए आरोपियों को बरी कर दिया, और बरी करते हुए क्या कहा कि सबूतों से फर्जी एनकाउंटर ये साबित नहीं हो रहा है। और पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाई थी, यानी शुरुआती जांच में फर्जी कहे जाने के बावजूद अंतिम अदालती फैसले में किसी को सजा नहीं हुई। ये मामला आज भी कानूनी और राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। अब दूसरा मामला जहां अदालत ने अंत तक साथ दिया, नवंबर 2006 के मुंबई का है। राम नारायण गुप्ता, जिसे लखन भैया के नाम से जाना जाता था, इनको मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर छोटा राजन का साथी होने के शक में उठा लिया था और उसी दिन एनकाउंटर में मार गिराया था। और उस एनकाउंटर को उस दौर के सबसे मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले प्रदीप शर्मा, जिन्होंने अपने करियर में 112 से ज़्यादा एनकाउंटर किए थे, इस मामले के मुख्य आरोपी बने थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में सेशन कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी तो कर दिया, हालांकि 13 अन्य आरोपियों को, जिनमें से 12 पुलिसकर्मी ही थे, उम्र कैद की सजा सुना दी। अब मार्च 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी होने की याचिका को पलट दिया और फिर उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने अपने फैसले में सीधे शब्दों में कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि ट्रिगर हैप्पी पुलिस वालों द्वारा की गई हत्या थी, जिसे असली एनकाउंटर जैसा दिखाने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये भारत के इतिहास में पहला मामला था जहां किसी बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को फर्जी मुठभेड़ के लिए दोषी करार दिया गया और सजा हुई। यानी कानून व्यवस्था ने साबित किया कि अगर सबूत मजबूत हो तो वर्दी वाले भी कानून से ऊपर नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर केस का भी काफ़ी चर्चा रहा है और वो भी अब जांच के दायरे में आ चुका है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले उदाहरण लेते हैं।
सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से एनकाउंटर एक बड़ी नीति बन गई है। राज्य पुलिस के अपने आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से अभी तक लगभग 17,000 से ज़्यादा एनकाउंटर ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें करीब 289 289 अभियुक्त मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। इसी दौरान 18 पुलिसकर्मियों की भी जान गई है। सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बताती है और दावा करती है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों ने बार बार इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से 183 एनकाउंटरों का पूरा रिकॉर्ड मांगा था। जब गैंगस्टर नेता अतीक अहमद की बहन ने अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या तो पुलिस हिरासत में ही कैमरे के सामने 3 हमलावरों द्वारा गोली मारकर की गई थी, जिसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठे थे। राज्य सरकार का कहना है कि इन सभी मामलों की नियमित निगरानी होती है, मजिस्ट्रेट जांच होती है और एनएचआरसी को हर घटना की सूचना दी जाती है। लेकिन आलोचकों का क्या तर्क है कि जब एक ही राज्य में हजारों एनकाउंटर हो तो हर मामले की गहराई से जांच होना व्यवहारिक तौर पर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब निष्पक्षता के साथ उन तर्कों को भी समझते हैं जो एनकाउंटर के समर्थन में दिए जाते हैं। और सबसे पहला तर्क है भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार। भारत में अदालत जो है उनमें लाखों मामले वर्षों से, कभी कभी दशकों तक लटके रहते हैं। पीड़ितों के परिवार अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि जब कानून इतना धीमा है तो क्या इंसाफ का इंतजार करते करते हम मर जाएं? इसलिए भी एनकाउंटर को लोग सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरा तर्क है गवाहों की सुरक्षा और मुकदमे में देरी का फायदा दबंग अपराधियों को मिलने लगता है। कई बड़े गैंगस्टर अपनी राजनीतिक पहुंच और पैसे के दम पर वर्षों तक कानून को चकमा देते रहते हैं, गवाहों को भी डराते धमकाते हैं। अब तीसरा तर्क, सरकारों का दावा है कि सख्त कार्रवाई से अपराधियों में डर बैठ जाता है, जिससे अपराध दर में कमी आती है। दोस्तों, इन तर्कों में जनता की तकलीफ और सिस्टम की असल कमजोरी झलकती है। इसे नकारना ठीक नहीं होगा। अब इन तर्कों पर कुछ सवाल भी उठते हैं कि क्या कानून के राज पर खतरा है? मतलब कि एनकाउंटर संस्कृति खतरनाक क्यों है? पहला तर्क है कि जज, ज्यूरी, जल्लाद सब एक ही आदमी रहेगा क्या? जब पुलिस खुद ही तय करने लगेगी कि कौन दोषी है, उसे क्या सजा मिलना चाहिए, कब सजा मिलना चाहिए, तो अदालत की भूमिका ही खत्म हो जाती है। भरत तिवारी जैसे मामलों में शुरुआती जांच में जो आतंकवादी बताया गया, कहीं पे ये दोषी बताए जा रहे हैं, वो बाद में मालूम चलता है कि निर्दोष होने के करीब पहुंचने लगते हैं, जिससे साफ है कि पुलिस का शुरुआती दावा हमेशा सही नहीं होता है। दूसरा तर्क ये भी है कि राजनीतिक और निजी दुश्मनी का हथियार भी एनकाउंटर को बनाया जाने लग जाता है। प्रदीप शर्मा केस में अदालत ने खुद कहा कि एक स्क्वाड बनाकर सुनियोजित तरीके से हत्या को एनकाउंटर की शक्ल दी गई थी। ऐसे मामलों में अक्सर पैसे, जमीन विवाद या गैंगवार में एक पक्ष को खत्म करने के लिए पुलिस के एक तबके का इस्तेमाल होने का आरोप लगता रहा है। तीसरा तर्क ये भी है कि बॉलीवुड और मीडिया में एनकाउंटर का काफ़ी महिमा मंडन किया जाता है। सिंघम, दबंग, राउडी राठौर जैसी फिल्मों में एनकाउंटर को एक हीरोइक छवि दी जाती है, जिससे जनता की सोच में ये गहरा बैठ जाता है कि तुरंत मिलने वाला इंसाफ ही असली इंसाफ है, भले ही उसमें ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर दिया गया हो। अब एक तर्क ये भी है कि जवाबदेही की कमी है। मानवाधिकार आयोग को सूचना देने का नियम तो है, लेकिन हजारों की संख्या में एनकाउंटर हो तो हर मामले की स्वतंत्र और गहराई से जांच करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं रह जाता है। अब बीच का रास्ता क्या है? दोनों पक्षों को अगर साथ रखकर देखें तो ये सवाल सिर्फ हाँ या ना में नहीं बढ़ता है। कुछ एनकाउंटर सच में आत्मरक्षा में होते हैं, जहां पर अपराधी खुद पुलिस पर गोली चलाता है, लेकिन जांच एजेंसियों की अपनी रिपोर्टों और अदालती फैसलों से ये भी साबित हो चुका है कि कुछ एनकाउंटर सुनियोजित हत्याएं होती है, जिन्हें बाद में मुठभेड़ का जामा पहना दिया जाता है। असली समस्या ये है कि जब समाज खुद ही एनकाउंटर पर तालियां बजाने लगता है, बिना ये जाने कि क्या सच है क्या झूठ है,
तो पुलिस व्यवस्था के लिए एक खतरनाक प्रोत्साहन बन जाता है। और जब जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव या संसाधनों की कमी के चलते हर मामले की गहराई से जांच पड़ताल नहीं हो पाती, तो निर्दोष लोगों के फंसने का खतरा भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 16 दिशा निर्देश एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब तक हर राज्य में इनका ईमानदारी से पालन नहीं होता है, तब तक कानून सिर्फ कागज पर ही मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, इंसाफ जल्दी मिले ये चाहत हर पीड़ित परिवार की जायज है, लेकिन इंसाफ और बदला के बीच की रेखा जो है बहुत पतली होती है। जिस दिन ये रेखा मिट जाती है, उसी दिन कानून का राज खत्म होकर सिर्फ ताकत का राज रह जाता है। और इतिहास गवाह है कि ऐसी व्यवस्था का दुरुपयोग हमेशा सबसे कमजोर तबके पर ही सबसे ज्यादा होता है। असली सवाल ये नहीं है कि एनकाउंटर सही है कि गलत है। असली सवाल ये है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत और तेज बन सकती है कि किसी को भी शॉर्टकट इंसाफ का सहारा लेने की जरूरत ही ना पड़े। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फेक एनकाउंटर सिर्फ कुछ गिने चुने मामलों की बात है, या ये एक गहरी बीमारी है जिसे हम अभी तो अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये और घातक हो जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक शेयर करिए जो सच्चाई जानना चाहते हैं। दो कौड़ी के ज्ञान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।